गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। क्लास 9th के सेशन की हम लोग शुरुआत कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेक्चर थर्ड में क्या बात करने वाले हैं, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर था उसके लेक्चर थर्ड की बातचीत आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लेक्चर थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर थर्ड में हम क्या डिस्कस करेंगे। एक बात और ध्यान देने की है कि जो चैप्टर चल रहा है इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग और साथ साथ इस मैटर अराउंड अस प्योर दोनों कंबाइंड हो गया है। ठीक है, तो आप उसके लिए घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ते चलिए, दोनों चैप्टर साथ में खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम नेचर ऑफ मैटर हो जाएगा। चलिए, क्लास 9th का ये लेक्चर थर्ड है। ठीक है, लेक्चर थर्ड में आप पढ़ेंगे कि कुछ पोर्शन हम मैटर का लेंगे पहले चैप्टर का, कुछ सेकंड वाले चैप्टर का रहेगा, जिससे कि अच्छे से समझाया जा सके। जरा गौर करिएगा बोर्ड पर। लेक्चर थर्ड में आपको ये देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये हमारा टॉपिक है। यानी कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, यही हमारा ओवरऑल टॉपिक है आज की क्लास का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, इन्हीं सभी बातों पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, मैटर के क्लासिफिकेशन में बेटा जो सबसे पहली बात आ रही है, वो पहली बात क्या आई मैटर के क्लासिफिकेशन में, वो आई फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन क्या शो किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि पहले पार्ट में हम क्या पढ़े, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकंड पार्ट इसका जो आता है वो क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि आप देख पा रहे होंगे एक हमारा हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। अब कहा यह गया फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन की मीनिंग क्या है। बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है फिजिकल स्टेट्स, फेज के बेसिस पर जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो वह फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। यानी जहां पर फिजिकल चेंजेस के बारे में बातचीत की जाती है, यानी कि जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, दूसरे से फिर आ जाए। इसका मतलब जो रिवर्सिबल केसेज होंगी, फिजिकल चेंज तो यही होता है ना कि एक फॉर्म से दूसरे में गया, दूसरे से फिर पहले फॉर्म में रिटर्न हो जाता है, तो फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जहां पर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातचीत करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी कैसी हैं, कैसे पाया जाता है, इन सभी विषयों पर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। दोनों को हम क्या करते हैं, एक एक करके क्लासिफाई करेंगे। उससे पहले कि हमें ध्यान ये देना है कि नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला पोर्शन अगला दिया गया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक पॉइंट आया, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि हम कहें कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम सॉलिड लिक्विड गैस को जो पढ़ते हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो पोर्शन है ये हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत था। तो हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ध्यान से सुनना कि ये पूरा का पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन एक तरह से फेज ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। अगर आप समझेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट्स पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मैटर की स्टेट्स पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ही हम लोग बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। हमने कहा कि सपोज करिए हमें सॉलिड दे दिया गया, सॉलिड से क्या हो रहा है, कहते हैं सॉलिड से लिक्विड बनेगा। ठीक है, फिर लिक्विड से क्या बनेगा, कहते हैं लिक्विड से गैस बनेगा। ठीक है, अब गैस से क्या बनेगा बेटा, फिर लिक्विड बनेगा। लिक्विड से क्या बनेगा बेटा, सॉलिड बनेगा। इसका मतलब आप जब किसी सॉलिड को हीट करते हो तो क्या होता है, वो सॉलिड लिक्विड में चला जाता है। किसी लिक्विड को हीट कर दोगे तो वह कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। गैस को कूल कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वह आपका लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड को कूल कर दोगे तो वह आपका सॉलिड हो जाएगा। कहे हाँ सर, बात तो सही है सर, पढ़े भी हम यही हैं। और आपको याद होगा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन आप करते हो, कैसे सॉलिड लिक्विड में चला जाता है। एक छोटा सा सोचनीय सवाल ये है कि सर किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं, किसी सॉलिड मटेरियल को जब हम हीट करते हैं तो वह सॉलिड मटेरियल हीट होने के बाद लिक्विफाई कैसे हो जाता है, वह लिक्विड फेज में या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, इसके बारे में हमें ध्यान देना है।
हम कहते हैं जैसे सॉलिड कोई भी आपको दे दिया जाए तो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होगी, पार्टिकल्स पास पास होंगे, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। जब उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, जब हम हीट करते हैं तो आईएमएफ घटने लगता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ने लगता है, पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, स्पेस बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इस वजह से आप कह सकते हो कि जब सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे संदर्भ में हम बात करें कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, गैस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि लिक्विड को हीट करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा तो कहां जाएगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टू सेम किसी गैस को अगर कूल कर दिया जाए, यानी किसी गैस को कूल करते ठंडा करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, लिक्विड। यानी किसी गैस में अगर हम टेम्परेचर को डाउन कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, कंडेंसेशन की एक ही फिनोमिना होती है, लोअरिंग द टेम्परेचर एंड अप्लाइंग द प्रेशर, by which we can change any gaseous substance into liquid form। लिक्विड से सॉलिड में अगर आपको जाना है, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन की बात करें तो फिनोमिना क्या होगी, कूलिंग। कूलिंग करेंगे तभी लिक्विड से सॉलिड में होगा। जैसे पानी है, उसको हम फ्रीज में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, बर्फ बन जाती है। तो वो क्यों, क्योंकि कूलिंग फिनोमिना से। सर कूलिंग में ऐसा क्या रहता है, कूल जब करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, जिसकी वजह से स्पेस क्या होता है, जो ज्यादा रहता है वो कम होने लगता है और पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी लिक्विड को कूल करके हम सॉलिड बना सकते हैं, यानी सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आपको समझा रहे थे। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब चलिए हम इसके और आगे चलते हैं और अगली बात क्या करेंगे। उससे पहले हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि सर जब किसी सॉलिड को हीट करके हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंस हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज। यानी जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कहते हैं अगर ऐसा कहीं पर होता है तो इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है बेटा मेल्टिंग। क्या नाम दिया गया, मेल्टिंग, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन। क्या नाम होता है, फ्यूजन। चाहे मेल्टिंग कह लो चाहे फ्यूजन कह लो। यानी कि हम इसको अगर और समझाएं तो आपको ऐसे भी बता सकते थे, देखिए दूसरा, यानी कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये इसको ये कहेंगे, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है। कहते हैं अगर लिक्विड से लिक्विड को हीट करके गैस में कन्वर्ट करते हो तो क्या बनेगा, तब इसे कहते हैं बेटा बॉइलिंग, इसको बॉइलिंग कहेंगे या फिर वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। यानी कि वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वेपराइजेशन हो गया। चाहे बॉइलिंग कहोगे चाहे वेपराइजेशन कहोगे। किसी गैस को अगर हम कूल करके लिक्विड में ले आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, जब किसी गैस को कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसको हम बेटा कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इस फिनोमिना को कंडेंसेशन कहते हैं। किसी लिक्विड को अगर सॉलिड में ले आते हैं तो इस फिनोमिना को बेटा हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, या इसका दूसरा नाम है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, या तो आप सॉलिडिफिकेशन कह लीजिए या तो आप क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। तो फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन इसका नाम हो गया जब किसी लिक्विड को कूल करके हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो है टेम्परेचर का प्रभाव, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा, किस प्रकार से हम ये चेंजेस करते हैं, ये बात हम आपको समझा रहे थे। शायद ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके थोड़ा सा और आगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सर किसी सॉलिड को हीट करके गैस में कन्वर्ट करना हो तो क्या कहेंगे। किसी सॉलिड को अगर हीट करके गैस में कन्वर्ट हो बेटा तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। दूसरे स्टेप में यह कहा गया कि अगर सर कोई गैस कूल होकर के किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। यानी कि जब किसी सॉलिड को हीट करके हम गैस में ले जाते हैं तो ये सब्लिमेशन कहलाता है, और जब कोई गैस कूल होकर के इस फिनोमिना से आती है तो डिपोजिशन कहलाती है। सब्लिमेशन डिपोजिशन में एग्जांपल्स के बारे में अगर बात करें, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को अगर थोड़ी देर खुला छोड़ दोगे बेटा तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट करोगे अगर उसे तो। दूसरा चीज कैम्फर के बारे में आपने सुना होगा, कपूर। कपूर अगर आप जलाते हो, गर्म करते हो तो क्या कपूर बचता है क्या, वो तो जल के खत्म हो जाता है। क्या उसमें लिक्विड आता है क्या, नहीं, वो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वो सब्लिमेशन के अंतर्गत आएगा।
है ना। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फेज में होती है, गैसियस फेज में होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो किस फेज में आ जाती है, सॉलिड में आ जाती है। जब किसी गैस को कूल कर देते हैं तो किस में आ गई, सॉलिड में आ गई। और जब गैस कूल करने के बाद सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गई तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, डिपोजिशन कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका इसके अंतर्गत आ गया। अब इसमें एक छोटे छोटे से 2-3 टर्म्स और आते जो आपको बड़ा परेशान करते हैं, यही समझा देते हैं वो भी। एक आता है MP, एक आता है BP और एक आता है FP। ठीक है, इसको जरा सुनना, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं, ऐसे लिखे रहते हैं, कहीं लिखे रहते हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन का विषय बन जाते हैं। हम कहते हैं MP का मतलब क्या होता है, ठीक है, MLA MP वाली बात नहीं है। MP का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट, BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, FP का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक बॉइलिंग पॉइंट है और एक दूसरा क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई कह दे डिफाइन करने को तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे डिफाइन करें मेल्टिंग पॉइंट को। तो हम बेटा इसको डिफाइन करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं, कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लेना। क्या कि द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। फिर से सुनना, द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। यानी वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट करना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बॉइल करना शुरू करता है वह उसकी बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। यानी द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। फिर आया FP फ्रीजिंग पॉइंट। हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू फ्रीज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फ्रीज होना शुरू कर देता है उसे हम उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन ये हो गई। शायद है कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट को कैसे पढ़ेंगे। हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू क्या फ्रीज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। और ये भी एक क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, तो इसलिए ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन इसका दूसरा नाम है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ रहे थे, इसमें हमने कहा सॉलिड को हीट कर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को हीट कर गैस में कन्वर्ट करेंगे, गैस को कूल करके हम सॉलिड लिक्विड में ले आएंगे, लिक्विड को कूल कर सॉलिड में ले जाएंगे। जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। यानी हम दूसरे शब्दों में पढ़े तो हम कहते हैं व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंस हीटेड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। दूसरा है जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करके हम क्या करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस को हीट करके अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पे आया कि अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कंडेंसेशन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सॉलिड को ले गए गैस में तो इसे क्या कहते हैं, इसे सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस को ले गए सॉलिड में तो इसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक हमारा सब्लिमेशन है, दूसरा हमारा डिपोजिशन है। इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे जरा सुनिएगा। अब आ गया केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। अगर हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में समझें तो क्या पढ़ेंगे बेटा, हम ये पढ़ते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस दो की बातचीत की गई। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन पर विचार करें तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका एक पार्ट हो गया प्योर सब्सटेंस, ये दूसरा पार्ट हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मार्केट में लोग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर के नाम से जानते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत क्या आते हैं,
हम प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत दो बातें पढ़ते हैं। एक हमारा आता है बेटा एलिमेंट, और इसी के अंतर्गत दूसरी बात जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। यानी कि प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। अब एलिमेंट के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत तीन पार्ट आते हैं बच्चे। एक होता है हमारा मेटल, दूसरा होता है हमारा नॉन मेटल, और तीसरा क्या आता है, तीसरा हमारा आ जाता है मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, सेमी मेटल। यानी कि आप मेटलॉइड कहिए या सेमी मेटल कह सकते हैं। अब हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस में ये हो गया। कंपाउंड के अंतर्गत क्या आता है, दो तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं। एक हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। यानी कि ये हमारा क्लासिफिकेशन है। यानी कि एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का। ध्यान दें, जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो इसे नोट जरूर करें। मिक्सचर में आइए, तो मिक्सचर में हम दो बातें करते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर ये हो गया बच्चे, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये हो गया। ठीक है, इस होमोजीनियस मिक्सचर से ही सॉल्यूशन नामक एक टर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन का जन्म हुआ। हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन यहां से एक चैप्टर बनता है, जो कि 12th क्लास का पहला चैप्टर होता है। ये सॉल्यूशन 12th क्लास का पहला चैप्टर होता है, ये एक नया चैप्टर बन गया। और ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई किया गया, और कंपाउंड को ही हम तीन पार्ट में और क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर। वो क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये आगे चल के स्वयं में एक चैप्टर बन जाता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां क्लासिफाई करते हैं, और एसिड, बेस, सॉल्ट ये एक चैप्टर बन गया, और एक सॉल्यूशन चैप्टर बन गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत बस एग्जांपल समझ लेना है, और ज्यादा बातचीत उसके अंतर्गत नहीं करेंगे। और आपको मालूम होगा ये जो सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है, उसमें ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, ये जो कुछ पढ़ते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। अभी हम उसको भी आपको समझाएंगे। इतनी बात आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया। हमने कहा कि जब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो एक हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई किया। इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम मिक्सचर होता है, इसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई किया। हमने कहा कि एलिमेंट और कंपाउंड में जब क्लासिफाई किया, तो एलिमेंट के अंतर्गत आ गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड के अंतर्गत आ गया एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कंपाउंड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इसके दो तरह के क्लासिफिकेशन हमने आपको दिखाए, एक एसिड बेस सॉल्ट और दूसरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मिक्सचर में क्या हुआ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन की कहानी हो गई। लेकिन समझ में आना यह जरूरी है कि हम, सर ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें हमें आज की ही क्लास में सीखनी है। तो आप ध्यान बनाए रखें, हम आपको सिखाते चलते हैं। नेक्स्ट, अगले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक एक पोर्शन को हम स्टडी करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला आया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसमें एक ही तरह की चीजें पाई जाएं, और जिसका रेशियो फिक्स हो, जिसमें हर चीजें फिक्स मात्रा में कोई चीज प्रेजेंट हो, और एक ही तरह के अगर उसके अंदर चीजें होंगी तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं बेटा। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत हम एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम आपको और डिफाइन करें तो प्योर सब्सटेंस में पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक चीजें उसमें मिली, लेकिन वो सब एक ही चीज होगी, एक ही तरह की होगी। अगर एक तरह की ढेर सारे एटम से मिलकर बन रहा है तो प्योर सब्सटेंस है। रेशियो फिक्स होगा तो प्योर सब्सटेंस है, सब कुछ की एनालिसिस होनी चाहिए। लेकिन इम्प्योर के अंतर्गत क्या होता है, इम्प्योर के अंतर्गत ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनेंगे, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनेंगे, उसमें कोई रेशियो का कॉन्सेप्ट सही नहीं होता, फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम उसे इम्प्योर कहते हैं। इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग, यानी कि जहां पर किसी चीज की फिक्स मात्रा कोई ना हो, उसे हम इम्प्योरिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल आया एलिमेंट। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यानी कि आज तक में लोग बड़ी बड़ी क्लासेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें एलिमेंट समझ में नहीं आता क्या है एलिमेंट। तो देखिए, एलिमेंट में बताया गया एनी प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। कहा गया कोई भी ऐसा प्योर सब्सटेंस
जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। कहें सर मजा नहीं है, समझ में नहीं आया, तो समझने का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप देखिएगा, ये देसी एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा आपको। हमने कहा कि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो 9th क्लास आपकी क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। उस 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, तो 9th क्लास आपकी क्या हो गई, एलिमेंट हो गई। उस 9th क्लास में बेटा जितने लोग पढ़ रहे हैं वो सब 9th क्लास के एटम हो गए। 9th क्लास क्या हो गई, एक एलिमेंट हो गई। उस 9th क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हैं वो 9th के एटम हो गए। ये तो समझ में आ गया होगा ना, 9th क्लास के वो एटम हो गए। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो सभी लोग 9th क्लास के एटम हैं तो इस एक एलिमेंट में एक ही तरह के ढेर सारे भी एटम दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन बारिश होने लगी या कोई ऐसा नेचुरल कंडीशंस गड़बड़ हो जाए तो एक ही बच्चा आया हो, तो क्या वह एक बच्चा 9th क्लास का नहीं होगा क्या, वह भी तो 9th का होगा। इसका मतलब कहीं पर अगर एक एटम है तो भी हम उसे एलिमेंट कह सकते हैं, और एक एलिमेंट में ढेर सारे एटम हैं ये भी सही बात है, लेकिन वो एटम एक ही तरह के होने चाहिए। जैसे कोई बच्चा 10th का आकर अगर बैठ जाए तो फिर क्या होता है कि जब क्लास 9th की क्लास चल रही है तो आप 10th के होकर के क्यों बैठे हैं, ये भी तो क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब 9th क्लास में 9th क्लास के ही ढेर सारे एटम मौजूद होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको श्योर हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको कहा गया एनी प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, यानी कोई ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल में जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एटसेट्रा, यानी जितने भी एलिमेंट आप पढ़ते हो 118 एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, वो सभी हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगली बात देखिए, अगली बात आई कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। हम एलिमेंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बेटा, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक मेटलॉइड है। अगर हम आपको समझाएं कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। हम कहते हैं मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं और मेटलॉइड किसे कहते हैं, जरा इस पर गौर करिएगा। हम कहते हैं इसको 3 पार्ट में हम क्लासिफाई किए इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। हम किसी भी अगर एलिमेंट को क्लासिफाई करने की बात हो, किसी एलिमेंट को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई किए इसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर। एक को हम मेटल कहते हैं, एक को नॉन मेटल कहते हैं, एक को मेटलॉइड कहते हैं। तो हम मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं और मेटलॉइड किसे कहते हैं, जरा सुनिएगा। प्रॉपर्टी क्या है सर, हमको कैसे पता चलेगा यह मेटल है। देखो, कहते हैं मेटल के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, मैलिएबिलिटी। कहते हैं मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जिसको पीट कर सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए वह मैलिएबल कहलाता है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अगर पीट करके सीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब वो मैलिएबल है। तो मेटल्स है मैलिएबिलिटी, यानी मेटल के अंदर मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होगी, या मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर आप कह सकते हो, क्योंकि इनको पीट कर हम सीट में कन्वर्ट कर ले जाते हैं, पहली बात। दूसरा हम कह सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल नेचर। डक्टाइल का मतलब अगर इसको खींच करके हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स हैव डक्टिलिटी, यानी मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, यानी खींच कर वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरी बात आती है कि मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब क्या होता है बेटा, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। इसका मीनिंग हुआ कि मेटल जितने भी होते हैं उनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो सोनोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है जरा गौर करिएगा, यानी मेटल्स है मेटेलिक साउंड, यानी कि अगर इसको पीटोगे तो आवाज आएगी, अगर ऐसा है तो वह मेटल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये भी बात सही है। इस तरह की मेटल की ढेर सारी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर हम ये जान पाते हैं अगर कोई भी एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसका मतलब वह एलिमेंट मेटल होगा, ये श्योर। हम कहते हैं नॉन मेटल में आइए। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, यानी जितनी प्रॉपर्टी मेटल में है वो नॉन मेटल में नहीं है। यानी नॉन मेटल क्या होते हैं, मैलिएबल नहीं होते, यानी इसको पीट कर सीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसको खींच कर वायर बनाया नहीं जा सकता, इसको पीटने पे आवाज नहीं आएगी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके।
ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। हम कहते हैं सर मेटलॉइड कौन होगा? मेटलॉइड वो होते हैं बेटा जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर किसी एलिमेंट के अंदर बच्चों मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी हो तो वो क्या कहलाएगा? मेटलॉइड कहलाएगा। और उस मेटलॉइड को लोग प्यार से सेमी मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मेटल। यानी द एलिमेंट विच हैव मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बोथ प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटलॉइड और सेमी मेटल। यानी कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। अब हम मेटलॉइड में थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली बात क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि मेटलॉइड में आपको एक बात याद रखनी है, अभी आपको यही पढ़ना है, आगे चल के ये चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो बताया जाएगा क्यों चेंज हुआ। अभी आपको याद करना होता है बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। ठीक है, इसको याद करते हैं क्या? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, लास्ट में ये हो जाएगा बेटा पोलोनियम। ये आप देखेंगे तो आपके पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन में ये प्रेजेंट है। और जिगजैग लाइन में जो दिए गए हैं इसको हिंदी में याद करते हैं क्या? बहे सिलिका। क्या याद करते हैं? बहे सिलिका जमे आंसू, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। हम क्या पढ़ते हैं? बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। हम याद करते हैं बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। और ये बेटा कैसे पाए जाते हैं? ये जिगजैग लाइन में ऐसे करके प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसके इस तरफ क्या होते हैं? मेटल होते हैं और इसके इस तरफ क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाले दिखाई दे रहे हैं ये कहाँ होते हैं? बीच में ऐसे जिगजैग लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं याद करने का मेटलॉइड का सिंपल सा तरीका है बेटा, यानी कि एक बार में एक झटके में सुनाता हूं आपको। यानी कि कभी भी मेटलॉइड अगर आपको याद करने हो तो मेटलॉइड याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, जरा सुनिएगा। मेटलॉइड याद करने का बेहतरीन और सबसे आसान तरीका आप याद करेंगे बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। यानी कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। क्या याद करेंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। याद करने का तरीका होगा बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। यानी कि बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। आगे चल के बताया जाएगा बोरॉन और पोलोनियम बाहर हो जाते हैं, उसकी कहानी अभी नहीं, अभी आपको पूरा याद करना है। तो क्या याद करना है? बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये आपका तरीका हो गया कि अगर आपको मेटलॉइड याद करना होगा तो आप कैसे याद करेंगे, जैसा हमने आपको बताया। फिर से सुने कि मेटल राइट, नॉन मेटल लेफ्ट, मेटलॉइड बीच में। यानी कि ये पी ब्लॉक में ऐसे ऐसे करके बना होता है। यानी कि मेटल इस तरफ होता है, नॉन मेटल इस तरफ होता है और मेटलॉइड बीचों बीच पाया जाता है। यानी मेटलॉइड जिगजैग लाइन में होता है, लेफ्ट साइड में मेटल होता है, राइट में नॉन मेटल होता है। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये कहानी है इसकी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है उनके अंदर इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। आगे आइए, अगली बात कही गई कंपाउंड क्या होता है। बेटा कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं कंपाउंड का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, फिर से सुनना, when two or more than two elements are combined in a fixed ratio is known as compound। यानी कि हम कहते हैं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक प्रॉपर रेशियो या फिक्स रेशियो में प्रेजेंट हो, कि दो एटम इसके हैं तो एक एटम इसके हैं। जैसे आप कहते हो, क्या कहते हो जरा देखो, अगर हम कहें आपसे ये H2O, इसमें तो आपको पता है ना, यहां पर आप देख पा रहे हैं दो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है।
तो आप कहते हो कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तभी तो इसे हम H2O कहते हैं। यानी कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो फिक्स रेशियो मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये कंपाउंड कहलाएगा। यानी कि हम आपसे ये कह सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज की बात कर लें, ग्लूकोज एक बड़ा कंपाउंड का कहानी सुनो, तो C6H12 वो 6 होता है, तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हो गए। इसका मतलब इसमें भी आप क्या देख पा रहे हैं कि एटम्स या एलिमेंट्स फिक्स है ना, प्रॉपर रेशियो में है, तो वो कंपाउंड कहलाएंगे। कंपाउंड का मतलब व्हेन 2 or more than 2 elements are present in a fixed ratio is known as compound। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि हम यहां पर आपको ये बता रहे हैं कि कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेटे क्या होता है, और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। इसमें लिखा गया ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या बताया गया, जो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं या उनमें पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव। यानी कि हाइड्रोकार्बन यानी कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि ये जो इनऑर्गेनिक, अगर इस लहजे में समझना चाहते हो तो बेटर है, नहीं तो अपनी भाषा में समझिए। क्या कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। कार्बन को छोड़ दो तो बाकी जो 117 एलिमेंट आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड, यानी जो कार्बन कंपाउंड बनाता है वो ऑर्गेनिक हो गया। कार्बन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो वो इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जिक्र जब हम करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में एक इनऑर्गेनिक हो गया, एक ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं वो बता दिया, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं वो बता दिया। ये बात आपको ऐसे समझनी है, यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत पढ़ेंगे, कार्बन के अलावा बाकी को हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ एक्सप्लेन किया गया, उसमें कुछ बताना नहीं है। जैसे इनऑर्गेनिक में CaO हो गया, ऑर्गेनिक में आपका CH4 हो गया। अब आता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, वही जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट इम्प्रॉपर रेशियो में, किसी फिक्स रेशियो में ना प्रेजेंट हो, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइंड तो हैं लेकिन उनका कोई रेशियो नहीं है, वो किसी भी प्रेजेंट रेशियो में प्रेजेंट है, यानी कि उनका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 चीजों को, 3 चीजों को, 4 चीजों को आपने मिला दिया, लेकिन मिलाया तो ठीक बेटा, लेकिन उनका रेशियो फिक्स नहीं है। आपने कितना कार्बन लिया, कितना हाइड्रोजन लिया, कितना ऑक्सीजन लिया, कितना सल्फर लिया, कितना नाइट्रोजन लिया, कितना क्या लिया, इसका पता नहीं है। अगर ये नहीं पता होगा तो वो क्या कहलाएगा, वह इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आएगा। इम्प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, एक होमोजीनियस हो गया और एक हेट्रोजीनियस हो गया। अगर हम कहते हैं होमोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम, होमोजीनियस का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो वो होमोजीनियस, जो इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन होगा वो हेट्रोजीनियस। हम कहते हैं ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि होमोजीनियस जो होता है सब्सटेंस उसके अंदर ये कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, पूरी तरह से मिक्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटली विजिबल, यानी कि ये विजिबल नहीं होते। ईच पार्ट हैज सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी एंड टर्म सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं इसके लिए हम एक टर्म सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, यानी कि एयर में जो गैसेज हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व है, उसको आप सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वो मिक्सचर तो है ही, यानी कि कोई फिक्स रेशियो नहीं है। अब देखिए हेट्रोजीनियस सब्सटेंस में क्या है, कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन इवन विथ नेक्ड आई, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हेट्रोजीनियस के उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर में क्या कभी सोचा गया कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होमोजीनियस तो बनता नहीं, सैंड अलग रहती है, वाटर अलग रहता है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सैंड एंड वाटर, ये एग्जांपल हेट्रोजीनियस का हो गया। सेम टू सेम एल्कोहल एंड सैंड, ये भी। लेकिन होमोजीनियस के अंतर्गत ये पाओगे कि वो भले ही प्रॉपर रेशियो ना हो लेकिन वो डिजॉल्व रहेंगे, उनको आप आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है वो मिक्सचर जरूर लेकिन उनका कंपोजिशन
ऐसा होता है कि वो प्रॉपरली डिजॉल्व होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, सॉल्यूशन उन्हें कहा जाता है। यहीं से एक नए टर्म का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं बेटा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब एक नया टॉपिक है सॉल्यूशन, उसको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। उससे पहले एक छोटा सा पार्ट इसमें और आता है, वह है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में अगर बात करें कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम पढ़ते हैं दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम कहते हैं कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में या कहीं पर किसी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेटरी प्रोसेस के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो किसी भी कंपाउंड की अगर हम कहते हैं बदलाव ना हो, यानी जैसे पहले थी वैसे ही है। इसका मतलब दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, यानी कि जैसा रिएक्टेंट में था वैसा प्रोडक्ट में है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद भी उसकी आइडेंटिटी बदली ना हो, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस ना आए हो, वह अपनी पहचान खोया ना हो, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। लेकिन अगर दूसरे रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं बेटा, तो दूसरी कहानी क्या बताएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये केमिस्ट्री प्रॉपर्टी हो गया, तो उसमें आप समझ लीजिएगा ये केमिकल प्रॉपर्टी है। अब दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व बाय अ केमिकल चेंज, यानी कि जो केमिकल चेंज के द्वारा मेजर की जा सकती है, ऑब्जर्व की जा सकती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि कुल मिला जुला करके कहा यह जा रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज होता था। ओवरऑल अगर हम एक सरल भाषा में आपको समझाएं, डिफिनीशन को छोड़ो, तो आप कहोगे रूप, रंग रूप वेशभूषा देखने से जो आपको समझ में आता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। कोई अंदर से कैसा है, रिएक्शन कैसा करता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। सिंपल सा आप याद कर लो। आप ये जानो कि जैसे आप देखिए, आप कहते हो ना कि भाई तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी गड़बड़ है। आप किसी को ये कह दो कि तुम चरित्रहीन हो तो गलत आदमी समझ जाएगा ना, लेकिन अगर उसी को कह दो कि योर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्टर्ब, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब है। इसका मतलब आप कह वही रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में कह दिए तो अगला आदमी समझ नहीं पाता, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप देखिए कभी कभी उनको अगर आप देखेंगे तो रंग रूप वेशभूषा बहुत अच्छा होता है, देखने में बड़ा सुंदर है, ठीक है, लेकिन सुंदरता कब तक, जब तक कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बयां कर रही है। लेकिन जैसे ही वो फटे बांस जैसा केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में आवाज निकालते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है उनकी, हम समझ जाते हैं कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही इनकी अच्छी है, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिस्टर्ब है। यानी कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो अंदर से कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब है, फिजिकल प्रॉपर्टी सही है। यही है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं एग्जांपल में कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल होती है। और इसके अंतर्गत कमर्शन, न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कमर्शन, किसी चीज को जलाया आपने, तो जलाया तो क्या हुआ, उसकी नई प्रॉपर्टी हो जाएगी ना। रिएक्शन कहीं पर भी होगा तो केमिकल चेंज होना ही है, और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिजिकल चेंज होना है। ये तो सिंपल सी कहानी है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं तो हम पढ़ते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। यही पढ़ते हैं ना, सॉरी, केमिकल रिएक्शन, व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, यही हमने पढ़ा। लेकिन बेटा सवाल इसका है कि अगर हमने यही पढ़ा तो हम ये क्यों, कंबशन और न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है ना, जिसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी। तो यही चीज हमको समझना होता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि दो या दो लोग आपस में मिल गए, मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा प्रोडक्ट नया होगा, और अगर वह प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट यानी कि अपने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताने लगे, वो कुछ नई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, तो केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो तो फिजिकल चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए जब कभी हम दो लोग आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हम जो नई बातें करते हैं वहां दोनों एक दूसरे से कंप्रोमाइज कर ले तो बेटर है। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो रिटर्न हो जाएंगे, वो बॉन्ड बन नहीं पाएगा, वो रिलेशनशिप बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। हमें केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब रखना है। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम जो अगली बातचीत करेंगे वो क्या होगी, उस पर हम अगली क्लास में ही विचार करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कि आप ये ध्यान रखेंगे
कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, यानी कि अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सॉल्यूशन, कैसे पाया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत, सॉल्यूशन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इन सभी विषयों पर हम लोग अगली क्लास में बातचीत करने वाले हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।